अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 14 रेस्पिरेशन, और इसको अगर मैं रिकॉल करूं तो हमने स्टार्ट किया था हमारे पास फॉर योर कन्वीनियंस के रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास दो किस्मों की हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन है और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इनमें फ़र्क है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो है बेसिकली आपके पास सेल लेवल की रिस्पायरेशन, और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है वो है आपके पास ऑर्गन लेवल की रिस्पायरेशन। ठीक है, ऑर्गन लेवल की रिस्पायरेशन का मतलब क्या है? अब सेल लेवल जो है हमारी बॉडी में एक जो हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स में हमने पढ़ा था, एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में बेसिकली क्या है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो है दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी एटीपी प्रोडक्शन, जो आपके पास एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है बेसिकली ये आपके पास मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। बॉडी की जितनी भी मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के लिए ये एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, सो ओके, तो हमारे पास एटीपी जो है वो मूवमेंट के लिए ज़रूरी है एनर्जी जितनी भी बॉडी की है। सो रेस्पिरेशन हमारे पास इंटरनल सेल में होती है जिसमें आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और इस रिएक्शन के ज़रिए आपके पास जो है वो एनर्जी बनती है। लेकिन ये रिएक्शन जो होते हैं ये सेल लेवल पे होते हैं। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी जो है वो 24 घंटे यही रिएक्शन उसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चल रहा होता है। और इस रिएक्शन के लिए जो आपके पास O2 है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके पास प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम लंग्स। ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो आपके पास जो है फूड जो हम लेते हैं हमारे स्टमक से और इंटेस्टाइन से, जो आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है वो वहाँ से इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली जो है वो क्या है, दो हमारे पास रिस्पायरेशंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ओके, सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में फ़र्क ये है कि एक सेल लेवल पे होता है, एक ऑर्गन लेवल पे होता है। और सेल लेवल पे जो रिस्पायरेशन है वो आपके पास फॉर द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास जो ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल बनाने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो मेटाबॉलिज्म कहलाया जाता है। सो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली आपके पास हेल्प आउट करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो इंटरनल रिस्पायरेशन मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के ज़रिए, कैटाबॉलिज्म क्या है कि ये इस जो भी हमने फूड खा लिया, फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन खा लिया, कार्बन डाइऑक्साइड खा लिया, वो एक लार्ज स्ट्रक्चर है, वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैक्रोमोलिक्यूल है। सो उस मैक्रोमोलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू स्मॉलर पीसेज, स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में, ताकि हमारी बॉडी के यूजेबल फॉर्मेट ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जा सके, फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, सो इंटरनल रिस्पायरेशन रिलेटेड टू दी सेलुलर रिस्पायरेशन एंड जो वहाँ पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी होती है। जबकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है उसमें आपके पास नोस्ट्रिल है, नेज़ल कैविटी है, नोज़ आर्गन आपके पास उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ट्रेकिया आपके पास इन्वॉल्व है उसमें, उसमें आपके पास जो है वो लंग्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो रिब्स और लंग्स और ये जो सारे आर्गन्स हैं ये कलेक्टिवली। ठीक है, अभी अगर हम नोज़ के साथ ट्रेकिया की बात करें तो हमारे पास फेरिक्स और लेरिक्स है। ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास आर्गन्स हैं जो आपके पास क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, सो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बेसिकली आपके पास जो है वो किस वजह से होती है, वो बेसिकली आपके पास बिकॉज ऑफ दी जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास बॉडी को अंदर लेके आते हैं। सो ये डिफरेंस हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में। सो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में वी एक्चुअली टेक इन दी ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेट इट गो आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी थ्रू दी नोज़। ठीक है, ट्रेकिया और ये सारा जो हमने डिटेल में डिस्कस किया भी है उसका फिर हम दोबारा से थोड़ा सा आउटलाइन भी देख लेते हैं। ठीक है, सो रिस्पायरेटरी सर्फेसेस, रिस्पायरेटरी सर्फेसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी कि
जो आपके पास रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एक्सचेंज को पॉसिबल बनाने के लिए उसकी डिफरेंट खुसूसियात हैं हमारे पास, ठीक है। जिस तरह हम देख सकते हैं, पहले भी हमने देखा था और अभी भी यहाँ आपको मेंशन किया गया है कि जो परमिएबिलिटी है और जो मॉइस्टनेस है आपके पास, पहले तो वो लेके आता है ताकि गैस मॉइस्ट हो, ताकि उसमें अगर कोई चीज़ है भी इस तरह स्टिकी सो उससे बचा जा सके, ठीक है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट आप देखो, आपको बताया हुआ है दैट इट शुड बी थिन, ठीक है। सो थिन फॉर विच पर्पस? थिन फॉर डिफ्यूजन पर्पस, कि आपके पास डिफ्यूजन मोस्ट एफिशिएंटली हो सके, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, थिन भी है, बी पॉइंट को अगर हम देखें तो, और जो आपके पास मोस्ट एफिशिएंटली जो है वो आपके पास क्या कर सके, डिफ्यूजन कर सके, ठीक है, ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर आर लेस, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया को बता रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ अल्वेवलाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिलीमीटर पर लेस हमने बात की, ठीक है। थिन और डिफ्यूजन के ज़रिए रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली अल्वेवलाई, जो सारे उसके हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हम उनका जिक्र कर रहे हैं। बट जिस तरह के लार्ज सरफेस एरिया अल्वेवलाई वायबल बनाता है ए फेवरेबल एंड सूटेबल गैसियस एक्सचेंज बिटवीन दी अल्वेवलाई एंड कैपिलरी, सो इसी तरह आपके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता होता है, ठीक है। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए कि उसका जो भी ऑर्गन्स हैं उसके सरफेस एरिया उसके सूट कर रहे हों, ठीक है। गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, जो आपके पास हार्ट है हमारे पास, अब देखो हार्ट से क्या होता है, हमारे पास जो बेसिक पैटर्न है हमारे पास, तो हार्ट है हमारे पास, और हार्ट से आपके पास अगर चैम्बर्स की हम बात करें तो आपके पास यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। और लंग्स जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं, उसमें से फिर क्या अल्वेवलाइज के साथ वो क्या करेंगे, उस ब्लड में से एक्सचेंजिंग करते हैं गैसेस की जो आपके पास ब्लड से आ रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ये ब्लड से बैक टू दी लंग्स, ठीक है। और ये जो लंग्स हैं आपके पास, इन लंग्स में जो अल्वेवलाइज है वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ चेंज कर रहा होता है। अब ये जो हार्ट है, हार्ट को ये सारा ब्लड जो है वो आता है बॉडी से, ठीक है। बॉडी हार्ट को ब्लड देती है और वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, CO2 का है, ठीक है। और जो हमारे पास है ये अपना लंग्स, ठीक है। सो लंग्स की तरफ फिर ये भेज रहा होता है ब्लड को ताकि प्यूरिफाई हो जाए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास आ जाए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करें, उसको बाहर भेज सकें। सो CO2 का ब्लड ही यहाँ से जाएगा टू दी लंग्स। अच्छा, लंग्स में जब आपके पास एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस हो जाती है, और एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस जो है हमारे पास जिस तरह की ये अल्वेवलाई है, इसी अल्वेवलाई के गिर्द आपके पास इस तरह की कैपिलरी है, और इस कैपिलरी में आपके पास CO2 की मिकदार ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है। ऑक्सीजन आ जाएगा इन टू दी ब्लड कैपिलरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा टू दी अल्वेवलाई, ठीक है। तो ये अल्वेवलाई है और इस अल्वेवलाई में जो आपके पास एक्सचेंजिंग होती है विद दी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरी के साथ एक्सचेंज करके ब्लड को क्या कर देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, और वहाँ से फिर इसको हार्ट की तरफ भेज देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपके पास हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है, और वो उस बॉडी में फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जो हमने पहले बात की थी सेलुलर रेस्पिरेशन, जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, ठीक है। सो ये आपके पास इंटरनल रेस्पिरेशन हो गई, और यहाँ पे आपके पास जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गई। सो ब्लड सप्लाई जो है अगर सही, जब ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास जो है वो ब्लड का जो हमारे पास ब्रीथिंग रेट है और हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अगर रेस्ट में होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट जो है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। सो ब्लड सप्लाई भी नॉर्मल होती है, ठीक है। और अगर ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो फिर हमारे पास हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इसमें हम अगर बात करें इसकी
अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की, ठीक है। दूसरी बात इसमें हाँ वेंटिलेशन की, कि वेंटिलेशन आपके पास मैकेनिज्म जो है वो स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट को रिस्पायरेटरी सरफेस के ऊपर लेके आता है। अच्छा, अब होता क्या है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी फिर दोबारा इसको थोड़ा सा मैं आपको एलाबोरेट करता हूँ कि जब डायफ्राम उसका एरिया बढ़ाता है, ठीक है, लंग्स को जब आपके पास डायफ्राम क्या करता है, उसको स्ट्रेच करता है, तो उसके स्ट्रेचनेस की वजह से ये डायफ्राम अगर इधर मूव करेगा तो लंग्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं इस तरह, ठीक है, इन्फ्लेट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके स्ट्रेच होने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे सरफेस एरिया, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया डिफर करता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखो प्रेशर आपके पास कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है इसके मुताबिक, इसके हिसाब से, इसके साथ अगर हम देखें, ठीक है। सो ये जो प्रेशर है आपके पास, ये बिकॉज ऑफ दी कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, और वो डायफ्राम की वजह से प्रेशर कम होगा तो आपके पास अच्छी वेंटिलेशन होगी, क्योंकि इनसाइड प्रेशर ऑफ द लंग इज़ डिफरेंट फ्राम द प्रेशर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो बॉडी के आउटसाइड जो आपके पास प्रेशर है वो डिफरेंट है, और बॉडी के इनसाइड जो आपके पास प्रेशर है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपके पास ये वेंटिलेशन वायबल होती है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आप लोग देख चुके हो, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड में जाके हमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, और अगर हम बिल्कुल टॉप पे चले जाएं और हमारे अंदर लंग्स के जो हमारे पास प्रेशर है और हमारे बाहर जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसमें जो एयर प्रेशर है, सो अगर दोनों एयर प्रेशर इक्वल कर गए तो फिर हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे, हमारा डायफ्राम उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स भी करेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास डिफ़िकल्टी होगी और गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए, बिकॉज द इनसाइड प्रेशर ऑफ आवर लंग इज़ इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर, तो फिर मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी। दैट्स वाई नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे ऑर्गन्स इस तरह बनाए हैं कि हमारे लंग्स के दरमियान में जो प्रेशर है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से प्रेशर क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन जो है वो वायबल होती है। इसी तरह जो हमारे पास अपर जो हमने डिस्कस किया था इसके एनाटॉमी के बारे में, सो नोस्ट्रिल्स हैं और नेज़ल कैविटी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और जो मेन चीज़ हैं, जो आपके पास नेटवर्क ऑफ हेयर सेल्स हैं, वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स आपके पास बेसिकली जो है वो क्या करता है, नेटवर्क ऑफ हेयर सेल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास जो है वो सिलिया और म्यूकस, ठीक है, सिलिया और म्यूकस बेसिकली ये आपके पास हेल्प आउट करते हैं, सिलिया और म्यूकस, ठीक है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, सो इन्हीं सेल्स के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास सिलियास गए होते हैं, जिस तरह हमने वो मूवमेंट वाले सिलियास पढ़े थे माइक्रो इसमें ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, तो जिस तरह हमने वो पढ़े थे, तो वहाँ पे अगर देखो आपके पास ये जो सिलिया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है इस तरह म्यूकस भी पड़ा होगा, और म्यूकस को मैं इस तरह आइडेंटिफाई कर देता हूँ दूसरे कलर से। सो म्यूकस इस तरह पड़ा है। सो अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके पास आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास जो है वो डस्ट पार्टिकल आ रहा है यहाँ पे, तो वो इनके साथ स्टिक करता है, ठीक है, एक तो इनके साथ स्टिक करेगा डस्ट पार्टिकल और ये इसको वापस भेजेंगे। दूसरी बात ये है कि नोज़ हेयर सेल्स में या इवन नीचे भी जाके ट्रैकिया के उसके अगर हम देखें तो स्टिक करने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो सिलियाज हैं, सिलियाज प्रोपेल करते हैं, सिलियाज प्रोपेल करते हैं अपवर्ड। अब ये अपवर्ड प्रोपेल्शन जो है सिलिया की, ये इस तरफ प्रोपेल करेंगे, और ये अपवर्ड प्रोपेल्शन की वजह से जो स्टिकी नेचर म्यूकस है डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करके उनको भेज देता है वापस टू दी ओरल या आपके पास जो नेज़ल कैविटी है, ठीक है, उधर भेज देता है और वहाँ से उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो हमारे पास जो बेसिकली नोज़ है उसमें जो हेयर और म्यूकस है, वेस्टिब्यूल्स जो हैं बेसिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेटवर्क ऑफ हेयर्स, और लाइनिंग होती है उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की, सो वो उसको बचा के रखता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचा के रखता है। दूसरी बात यह है कि हमने जिक्र किया था कि म्यूकस में ये जो आपके पास है सेल्स हैं, यहाँ पे आपके पास जो है एंजाइम मौजूद होता है, लाइसोजाइम्स,
लाइसोजाइम्स जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स को किल करते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, जितने भी आपके पास माइक्रोब्स हैं उन सब को किल करते होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट हमने उसमें भी डिस्कस की थी कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आपके पास उसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर उसका एक फिक्स इन्वायरमेंट के साथ, आउटसाइड इन्वायरमेंट के हिसाब से, एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से उसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास मौजूद है, तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज भी हो सकता है। चेंज क्यों हो सकता है? चेंज हो सकता है विद दी चेंजिंग ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपके पास इंटरनल कुछ अलग होगा हमारे पास इसको बरकरार रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए, ठीक है। और अगर बाहर चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, उससे पहले लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक से पहले फेरिक्स जो हमने बात की थी। अच्छा, जो हमारे पास बकल कैविटी है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बकल कैविटी है, और ये बकल कैविटी से आपके पास ये जो पूरा पैटर्न नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास चेस्ट कैविटी में ये आपके पास ब्रोंकियोल्स मौजूद हैं, और ये ब्रोंकियोल्स की फिर डिवीज़न होती है, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास रफ सब मैं बता रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेज़ल कैविटी है, ठीक है, जो पहले हमने जिक्र किया। और जो नेज़ल कैविटी के बाद जो है वो आपके पास फेरिक्स के 3 रीजन्स हैं, ठीक है। फेरिक्स के 3 रीजन्स हैं। एक है आपके पास नेज़ोफेरिक्स, नेज़ोफेरिक्स के नाम से जाहिर है कि वो इस फेरिक्स के करीब होगा, ठीक है। और नेज़ोफेरिक्स के बाद जो सेकंड है वो है आपके पास ओरोफेरिक्स, और ओरोफेरिक्स जो है वो ओरल कैविटी के करीब है, ओरल कैविटी के करीब है। और ओरल कैविटी में से कोई भी पैसेज अगर नीचे की तरफ ईसोफेगस की तरफ जा रहा है तो वो उसको बचा के रखता है, ठीक है। सो इनके नाम भी इनके पोजीशन के हिसाब से डेजिग्नेट किए गए हैं। तीसरा जो है वो लेरोफेरिक्स है, ठीक है। लेरोफेरिक्स जो है वो लेरिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे पास वाइज बॉक्स है, ठीक है। लेरिक्स क्या है? लेरिक्स वाइज बॉक्स है, और ये जो वाइज बॉक्स के करीब आपके पास लेरिक्स मौजूद है, लेरोफेरिक्स, ठीक है। अच्छा, सो वो वाइज बॉक्स मौजूद है। तो लेरोफेरिक्स में दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बचा के रखती होती है फूड को, यहाँ से आपके जो बॉडी के जो ईसोफेगस है, ठीक है। सो एपिग्लॉटिस है, एक लिड है एपिग्लॉटिस, और वो बचाता है, बेसिकली लिड शक्ल है, और वो उसको डाइवर्ट करता है टूवर्ड्स दी ट्रेकिया, और उसको वहाँ से बंद कर देता है जो फूड पैसेज के जाने वाला चैनल है ईसोफेगस को, एंड बचा के रखता है उसको। सो ओरोफेरिक्स, लेरोफेरिक्स एंड जो हमारे पास नेज़ोफेरिक्स है, ठीक है। तो ये फेरिक्स जो है आपके पास ओरल कैविटी या नेज़ल कैविटी से डायरेक्ट हमारे पास जो है वो लेरिक्स और नेज़ल कैविटी के दरमियान का जो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? फेरिक्स कहते हैं। और उसके ये जो 3 रीजन्स हैं, लेरिक्स जो है वाइज बॉक्स है, एपिग्लॉटिस है, जिस तरह के हमने जिक्र किया कि आपके पास ये जो एपिग्लॉटिस है ये बेसिकली बचा के रखता है लेरिक्स में से फूड जब जा रहा होता है तो उसको जो हमारे पास स्टमक है उसको स्टमक की तरफ जाने से रोक देता है, ठीक है। जिस तरह हमने ज़िक्र किया था कि आपके पास ये स्टमक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास इसके बैक साइड पे हमारे पास ट्रेकिया मौजूद है, ठीक है। और ये ट्रेकिया जो है ये हमारे पास लीड करती है टूवर्ड्स दी जो हमारे पास चेस्ट है, ठीक है। ये उस चेस्ट में, ठीक है, स्टमक बिल्कुल इसके दरमियान में आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली नीचे होगा, चेस्ट तो ऊपर है, बट व्हाटएवर, चलो इसको हम वापस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ये ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो ब्रोंकियोल्स गई हुई हैं यहाँ पे आपके पास एक्सचेंजिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोजीशन है दोनों का, ठीक है, ये जो पोर्शन है, पोजीशन है, ये आपके पास बेसिकली एपिग्लॉटिस
जो है वो लिड की तरह क्या करता है, इसको नीचे जाने से रोकता है कि यहाँ पे ना जा सके और यहाँ पे जा सके। ठीक है, कि जो हमारे पास पोर्शन है इसका, यहाँ से उसको जाने से रोक रहा है कि यहाँ पे ना जा सके स्टमक में, और उसको डाइवर्ट करता है ये जो एपिग्लॉटिस है कि वो इंटर हो सके टूवर्ड्स दी लंग्स, और जो हमारे पास वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी होती है। ठीक है, सो लैरिक्स हमारे पास है, ग्लॉटिस उसको बचा के रखता होता है, हमने डिस्कस किया था, लेकिन आउटलाइन विद रेलेवेंस टू अवर स्पेसिफिक कोर्स कंटेंट हम उसको लेके जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए, फिर हम इसमें से थोड़ी सी अगर चेंजेस कर सके, दैट्स वाई। ठीक है, सो ट्रेकिया जो है विंड पाइप है, और ट्रेकिया में आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि ये जो है ट्रेकिया आपके पास क्या है, कार्टिलेजस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सी शेप स्ट्रक्चर है, और सी शेप स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि पीछे हमारे पास एक जो है पाइप जा रहा होता है ईसोफेगस का, और साथ में जो है दूसरा पाइप जो है वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास है बेसिकली सी शेप होना, ये इस तरह सी शेप का स्ट्रक्चर है। सो अगर आपके पास इसका स्ट्रक्चर राउंडेड होता, सी शेप ना होता, तो फिर हमें मसला होता, डिफ़िकल्टी होती, क्योंकि राउंड स्ट्रक्चर में जब कंस्ट्रक्शन आती है, जब उसका एरिया कम हो जाता है तो उसमें से फिर कम एयर। ठीक है, सो जो आपके पास 15 to 12 सी शेप पीसेज ऑफ कार्टिलेज है वो वहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ जहन में याद रखें कि जो भी आपके पास कार्टिलेज वगैरह के अलावा जो है, एक मिनट, अच्छा, जो ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकियोल है, वो हमारे पास डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकियल, और प्राइमरी के बाद जो है प्राइमरी के बाद आपके पास जो है सेकेंडरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल के बाद टर्शरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ये इसी तरह लीड करती है टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हमारे पास ब्रोंकियोल्स हैं, प्राइमरी हो गए हैं, सेकेंडरी हो गए हैं और टर्शरी हो गए हैं, जो जितने भी ये नीचे इवन ब्रोंकियोल्स जो हैं यहाँ इस पोजीशन तक, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन तक तो कार्टिलेजस स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की बात आ जाती है, ये पोजीशन आ जाते हैं, तो ये नॉन कार्टिलेजस है, यहाँ पे कार्टिलेजस नहीं है, नॉन कार्टिलेजस है, ये आपको बताया हुआ है, नो कार्टिलेज स्ट्रक्चर। ठीक है, जो टर्मिनल है, और यही बेसिकली रिस्पायरेटरी आपके पास जो है वो ब्रोंकियोल्स हैं, जहाँ पे आपके पास रिस्पायरेशन हो सकती है। कैपिलरीज यहाँ पे आपके पास हेल्प आउट करते हैं कि रीच आउट करते हैं टू दी अल्वेवलाई, और वो आपके पास बेसिकली क्या करते हैं, वो आपके पास उसको अच्छा एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। सो टर्मिनल ब्रोंकियोल ऑलवेज रिमेंबर सी शेप कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस किया जाता है कार्टिलेज प्लेट्स के ज़रिए, और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो टर्मिनल ब्रोंकियोल ब्रांचेस में कोई भी कार्टिलेज नहीं रखते। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास अल्वेवुलर डक्ट की बात है, जो अभी आपने देखा उसमें, और स्ट्रक्चर के बारे में हमने भी डिस्कस किया था कि अल्वेवुलर डक्ट जो है वो आपके पास रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल से अल्वेवुलर डक्ट की तरफ जो है वो पैसेज जा रहा होता है, जो भी आपके पास खुराक है। ठीक है, और अच्छा, अल्वेवुलर डक्ट, ठीक है, अल्वेवुलर डक्ट से जो है वो अगर हम अल्वेवुलर, अच्छा पहले तो ये बात जहन में याद रखो कि 700 मिलियन जो है वो आपके पास अल्वेवुलाई है, और जो थिकनेस है उसकी, ठीक है, वो 0.1 है। सो ऑलवेज रिमेंबर। दूसरी बात यह है जो उसकी कंपोजिशन है कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन से बनी हुई है, जबकि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। सो चाचा जी, इसको फंक्शन के बारे में जो हमने जिक्र किया था कि इस तरह आपके पास ग्रेप्स की तरह से ये पाउच होते हैं, और ये सारे पाउच जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इस तरह आपके पास ये सारे अल्वेवलाइज जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर हम इसको ही जूम आउट करके दिखाएं, ठीक है, अगर इसको हम जूम आउट कर दें तो हमारे पास जो अल्वेवलाई है, फॉर एग्जांपल एक ही अल्वेवलाई, तो उस एक ही अल्वेवलाई में जो हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीजन बेसिकली आपके पास जो ब्लड सेल्स हैं उस ब्लड सेल्स में आपके पास CO2 आ रहा है। अब ये CO2 यहाँ पे चला जाएगा एंड ये O2 यहाँ पे आ जाएगा। ये वो सरफेस एरिया है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो
गैसियस एक्सचेंज को ईजी बनाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि यहाँ पे जो आपके पास जो लाइनिंग है जो इसको कवर करती है, ठीक है, उसके बारे में हमने कल भी जिक्र किया था, वो पोरस है एंड वो डिफ्यूजन के ज़रिए हेल्प आउट करती है ताकि डिफ्यूजन के ज़रिए वो क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। एंड डिफ्यूजन का आपको पता है कि डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसेंट्रेशन एरिया, कि जो आपके पास मॉलिक्यूल जिस जगह में ज़्यादा है हायर कंसेंट्रेशन से वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा सके। अच्छा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ का क्या मतलब हुआ कि जो ब्लड आ रहा है हमारे पास हार्ट से, ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है हार्ट से, ठीक है, और हार्ट में पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, दैट्स वाई वो डिफ्यूजन के ज़रिए यहाँ पे मूव करेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पे ज़्यादा होगी, सो वो आपके पास मूव करेगी यहाँ पे। सो थ्रू दी डिफ्यूजन आपके पास क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे होते हैं अल्वेओलर डक्ट्स एंड अल्वेओलाई के ज़रिए। ठीक हो गया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स जो है वो लोब्स हमने डिस्कस किए थे पहले भी आपके पास। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट और राइट लंग है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा फ़र्क है। ये वाला जो है थोड़ा राइट वन, ये जो राइट लंग है, लेफ़्ट लंग, दोनों में से अगर हम देखें, अच्छा, राइट लंग जो है ये थोड़ा सा क्या है, शॉर्टर है। अच्छा, शॉर्टर होने की वजह क्या है कि यहाँ पे आपके पास इसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास लिवर मौजूद है, ठीक है, और वो जो लिवर की पोजीशन है, ठीक है, इस लिवर की पोजीशन की वजह से हमारे पास क्या है, इसकी शॉर्टनेस हुई है, और इसके लिवर की पोजीशन की वजह से जो इसकी शॉर्टनेस हुई है, उस शॉर्टनेस की वजह से इसकी पोजीशन को अगर आप देखो तो ये फिर क्या बन गया है, वाइडर बन गया है, इसमें वाइडनेस आ गई है, वाइडर बन गया है बिकॉज ऑफ दैट शॉर्टनेस। सो जो दोनों लोब्स हैं आपके पास, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो दो लोब्स हैं जो हमारे पास राइट लंग है, ठीक है, एक के पास दो लोब्स हैं और एक के पास जो है वो तीन लोब्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में याद रखो कि यहाँ पे आपके पास 3 लोब्स आए हुए हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपके पास 2 लोब्स हैं इसमें, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये जो है बेसिकली ये डिप्रेशंस होते हैं कि इन डिप्रेशंस के ज़रिए जिस तरह के रिज होती है, ग्रूव होती है, किसी चीज़ के दरमियान में कोई जगह बन जाती है, लाइन सी खिंच जाती है, आपके हथेली में, पाम के ऊपर आपके पास इस तरह रिज आती है। आटा जो है जब आप गूंद रहे होते हो उसमें थोड़ा सा इस तरह करो, गुब्बारे में इस तरह करो, तो उसमें जो वो जो दरार सी बन जाती है, जो उसमें वो पार्टीशन सी बन जाती है, दैट इज़ नोन एज डिप्रेशन, ठीक है, जिस तरह के हमने दूसरे उसमें भी देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह में। सो वो मौजूद होता है आपके पास ट्रायंगुलर शेप्ड डिप्रेशन, ठीक है। दूसरी बात जो है आपके पास लार्जली मीडियल हार्ट से जो आपके पास मेडिसिन आ रहा है लंग्स के दरमियान में लोब्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अल्वेओलाई के सरफेसेंट के बारे में जो आपको यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो अल्वेओलाई है उसके अंदर जो है आपके पास वो जो रिलीजिंग केमिकल इस तरह रिलीज़ करते हैं ताकि आपके उसके अंदर लाइनिंग आ जाए, ठीक है। और वो लिपोप्रोटीन जो है वो सरफेस टेंशन को कम करती है, कि मतलब कि उसके सरफेस में ईजीली स्मूथली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो। तो ये सरफेसेंट बेसिकली जो है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते होते हैं। जो लास्ट उसमें एक पॉइंट था कि मैंने कहा बता दूं आपको। अच्छा जी, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, वेंटिलेशन। अच्छा, जो वेंटिलेशन है आपके पास डायफ्राम है, डायफ्राम जो है वो क्या करता है, उसको नीचे की तरफ खींच रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है आपके पास इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, बेसिकली 2 सेट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स हर एक पेयर ऑफ रिब्स के दरमियान में मौजूद है, हर एक उसके दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि जो आपके पास यहाँ 2 सेट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये 2 सेट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है, ईच पेयर ऑफ रिब्स में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और 2 फेजेस हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। अब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन जो है वो बेसिकली आपके पास इनहेलेशन है। इनहेलेशन का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं,
ऑक्सीजन को अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेके आना। और एक्सपायरेशन जो है वो आपके पास CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। सो अभी जो है हम इसको इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, इनहेलेशन की बात कर रहे हैं। सो इंस्पायरेशन और इनहेलेशन में क्या होगा कि हमारे पास अगर आप देखो यहाँ पे इंस्पायरेशन मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में, और जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम की मूवमेंट है, अगर इसको आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है, नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। अच्छा, ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ खींचता इसलिए है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है खुद, ठीक है। ये क्या करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आपके पास उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जब होती है डायफ्राम की, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, वो खिंचाव पैदा हो जाता है, लंग्स को नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं। और जब लंग्स को नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं तो क्या होगा कि लंग्स में क्या है, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एरिया के इंक्रीज़ होने की वजह से, एरिया के इंक्रीज़ करेगा एरिया को। अब जब एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, सो एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से आपके पास प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आप देख लो कि जितनी भी आपके पास अगर जगह बढ़ रही है तो एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाता है तो फिर इट इज़ सूटेबल, फेवरेबल कंडीशन बन जाती है हवा को अंदर आने की। सो ऑक्सीजन जो है, एयर फिर इजीली अंदर आ सकता है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो है दूसरी बात, अच्छा, और इसके साथ साथ जब कभी भी आपके पास फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप देख सकते हो कि वो वापस अपने पोजीशन पे लंग्स चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है, और डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो इस रिलैक्सेशन की वजह से आपके पास वो जो खिंचाव कंट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम का पैदा हुआ था, अब वो खिंचाव ख़त्म हो गया। और अब जबकि खिंचाव ख़त्म हो जाता है तो वापस अपनी पोजीशन पे जाके जो लंग्स हैं उसका जो एरिया है, ठीक है, अब उसका एरिया जो है वो कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब जो है वो प्रेशर जो है वो प्रेशर बढ़ गया। अब जब प्रेशर बढ़ जाता है और एरिया कम हो जाता है तो हमारे पास क्या है, जब प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉरी, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ से फिर वो मॉलिक्यूल्स टेंड करते हैं इजीली टू मूव आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास क्या है, CO2 ईज़िली बाहर चला जाता है। और CO2 ईज़िली बाहर क्यों चला जाता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो आपके पास ज़्यादा हो गया और एरिया जो है आपके पास लंग्स का वो कम हो गया। और एरिया और प्रेशर क्यों कम हो गया, क्योंकि डायफ्राम जो है यहाँ पे वो रिलैक्स कर गया है, रिलैक्सेशन की वजह से। सिमिलरली जो पहले हमने देखा था इंस्पायरेशन में, तो वहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन इंटर होगा, ऑक्सीजन इंटर होगा। क्यों इंटर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि आपके पास डायफ्राम क्या कर गया, कंट्रैक्ट कर गया। कंट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, सो एरिया हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एरिया हमारे पास प्रेशर क्या कर गया, प्रेशर डिक्रीज़ कर गया। अब प्रेशर डिक्रीज़ करने की वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मज़ीद अंदर की तरफ आना शुरू कर लेगा मोर इजीली, ठीक है। सो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन इज़ बेसिकली जो है हमारे पास टेकिंग इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट थ्रू आवर नेजल कैविटी टूवर्ड्स द ट्रेकिया and distributed through the bronchioles towards the alveoli, and in alveoli it is going to exchange the carbon dioxide with the capillary blood capillary which is coming from the heart, taking the deoxygenated blood from all over the body and now exchanging here
with the alveoli, oxygen and carbon dioxide will be exchanged. So carbon dioxide will be handed over to basically handed over to the alveoli, and alveoli will give the oxygen to the blood capillaries and will go back to the heart and then to the all over the body. And the carbon dioxide in the alveoli, because of this contraction and relaxation, because of this expiration, will get rid of our lungs through the same trachea, pharynx, larynx, and then to the nostrils or the mouth. ठीक है, it will get out of the body. So the taking in of oxygen is known as inspiration, is because of the diaphragm contraction and increasing the area and decreasing the pressure, so the oxygen will get inside our lungs. Similarly, because of the relaxation of the diaphragm, the area of the lung will decrease and the pressure inside the lung will increase, which will allow the carbon dioxide to get out of the lung through the nostrils. ठीक है, इसको आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। इसके जो डायग्राम्स हैं, सिमिलरली जो हमारा सिस्टम है उसको पहले से जो मैं आपको बताता था हर एक लेक्चर, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसके जो डायग्राम्स हैं वो सारे ख़ुद अपनी कॉपीज़ में लिख के और पॉइंट्स की शक्ल में लिख के उसको फ्रेगमेंट्स की शक्ल में आपने लिखना है, ताकि उसको आप दूसरी दफ़ा देखो तो आपको उसको सही समझ आए। ठीक है, ये आई विल शेयर दिस वीडियो विद आल्सो। ठीक है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली फिर टेक्स्ट कर सकते हैं या मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम।